हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भैया ग्राफ कन्वर्जन की, कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे बदलते हैं। हालांकि आपके फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो है वो कई बार केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, पूछ लेता है। तो हमने यहां पर देखा ग्राफ कन्वर्जन की, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है वो हमने बहुत सारी इसके अलावा भी बातें करी कि प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ फंक्शन, स्टेट ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी टर्म्स है जो हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स में काम में लेते हैं, और पूरा चैप्टर जो एक तरीके से डेफिनेशंस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो उन्हीं डेफिनेशंस में से हम अगली डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, देखिएगा जरा। और बहुत ही जरूरी पॉइंट है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखिएगा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो भाई कि ये क्या टॉपिक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देखो कि अगर हम बात करें पहले स्टेट फंक्शन की ना, व्हाट इज ए स्टेट फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक तरीके से डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आप समझो कि ऐसी क्वांटिटीज है ना, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू जो है वो केवल और केवल हम बोलेंगे कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, ना कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि भाई सिस्टम जो है ना वो कौन से पाथ के थ्रू सिस्टम ने अपनी स्टेट को बदला है, ठीक है। क्या ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं, है ना, कि द क्वांटिटीज which value depends on initial and final state of system, initial and final state of system, है ना, not on the nature of process are known as state function, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन का मतलब यही होता है कि भैया ऐसी वैल्यूज या ऐसी क्वांटिटीज जो कि किस पर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, है ना। ये इनकी वैल्यू जो है वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगी, कौन से पाथ से आप सिस्टम की स्टेट को बदल रहे हो, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे समझो इसको कि मान लो हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, और अभी हमने यहां पर जो वो पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ क्या इसका प्रेशर कुछ होगा, मान लो प्रेशर है 5 atm, ठीक। अब आपने क्या कर दिया, इसकी स्टेट को बदल दिया। मान लो आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर को इंक्रीज करके जो है वो तुमने कर दिया 7 atm, ठीक है। यहां पर प्रेशर हो गया अपने पास 7 atm, ठीक। तो प्रेशर जो है वो कितना हो गया, 5 से 7 atm हो गया। अब इस कंडीशन में आप देखना, प्रेशर जैसे ही 5 से 7 हुआ, तो मुझे बताओ कि प्रेशर को चेंज करने के कितने तरीके हैं। तो हो सकता है भाई आपने मान लो एक बार तो ये काम किया आइसोथर्मल प्रोसेस से, आइसोथर्मल, ठीक है। एक बार आपने ये काम किया मान लो एडियाबेटिक से, है ना। आपने ये काम किया 2 अलग अलग प्रोसेस से। एक बार तो आप जो है वो पिस्टन को 5 से 7 atm तक लेके गए आइसोथर्मली, यानी कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर दिया, 5 से 7 कर दिया। और एक बार जो है वो आपने एडियाबेटिकली जो है इसको 5 से 7 किया, यानी कि जो है वो जब पिस्टन को नीचे लेके जा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो इस दौरान ना तो सिस्टम ने हीट ली और ना ही सिस्टम ने हीट रिलीज करी, ठीक है। दोनों ही काम नहीं किए। आप मुझे बताओ, देखो प्रेशर की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5, चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस हो चाहे एडियाबेटिक प्रोसेस हो। प्रेशर की फाइनल वैल्यू कितनी है, 7, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो। दोनों ही प्रोसेस में आप देख रहे हो प्रेशर की इनिशियल और फाइनल वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन ये वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप जो है वो चेंज करते हो आइसोथर्मल से चाहे आप चेंज करो एडियाबेटिक से, है ना। ये टाइप ऑफ प्रोसेस पर या नेचर ऑफ प्रोसेस पर ये वैल्यूज डिपेंड नहीं कर रही है। दोनों ही केस में जो है आप बोलोगे कि प्रेशर जो है 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज स्टेट फंक्शन,
कि प्रेशर की वैल्यू केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है यहां पर, ना कि पाथ पर डिपेंड कर रही है कि आइसोथर्मली जाओगे तो फाइनल प्रेशर अलग हो जाए, एडियाबेटिकली जाओगे तो फाइनल प्रेशर अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भैया हम ऐसे प्रोसेस को या ऐसी जो क्वांटिटीज होती है उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप ये मानो कि प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जी, एंट्रोपी एस, इंटरनल एनर्जी ई, या फिर इसको यू से भी इंडिकेट करते हैं एंथैल्पी एच, ये सारे के सारे दीज ऑल आर स्टेट फंक्शन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। इनकी वैल्यू जो है वो हम बोलते हैं कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, इनकी वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करेगी, इनकी वैल्यू मेरे भाई डिपेंड करेगी केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी। आप कौन से पाथ से जो है वो वैल्यूज को बदलते हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो कई बार जो है वो क्वेश्चन आता है कि मुझे बताओ कि एक तो डेल्टा पी है, एक पी है, विच इज स्टेट फंक्शन। डेल्टा पी इज स्टेट फंक्शन और पी इज स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताओ भाई डेल्टा पी स्टेट फंक्शन है या फिर पी स्टेट फंक्शन है, क्या जवाब दोगे? अगर आप सोच रहे हो कि सर डेल्टा पी स्टेट फंक्शन है, ये गलत है, क्योंकि स्टेट फंक्शन इज पी। ध्यान रखना कि पी जो है ना, इसकी वैल्यू जो है वो आप देख रहे हो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है, ना कि डेल्टा पी। हाँ, अगर मैं यहां कहूं कि भाई डेल्टा पी की वैल्यू यहां पर कितनी है, डेल्टा पी कैसे निकाले, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो डेल्टा पी यहां पर कितना आया 2, और यहां पर भी डेल्टा पी कितना आएगा 2। भैया डेल्टा पी की वैल्यू दोनों पाथ में क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि इफ पी इज स्टेट फंक्शन देन वैल्यू ऑफ डेल्टा पी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, या विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि भाई अगर पी स्टेट फंक्शन है ना तो डेल्टा पी की वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होगी, डेल्टा पी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टेट फंक्शन तो कौन है, पी, यानी कि पी की वैल्यू तो स्टेट चेंज करोगे तो बदल जाएगी, पी की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना, मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, लेकिन डेल्टा पी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, डेल्टा पी दोनों पाथ में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना कि इफ x is state function then value of delta x will be path independent। ठीक है, कि अगर x स्टेट फंक्शन है ना तो डेल्टा x की वैल्यू जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगी, x की वैल्यू तो स्टेट चेंज करने पर बदल जाएगी, लेकिन डेल्टा x आप चाहे किसी भी पाथ के थ्रू स्टेट को बदलो, डेल्टा x हर पाथ में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो भैया ये एक पॉइंट था जो कि स्टेट फंक्शन में आपको ध्यान में रखना था। फिर इसके बाद देखना जरा, एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस the change in all state function will be always 0। ठीक है भैया, ये हम आगे खूब काम में लेंगे कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी 0। जैसे आप यूं मानो कि इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, स्टेट फंक्शन चाहे वो डेल्टा पी हो, डेल्टा टी हो, डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा ई, डेल्टा एच, दीज ऑल आर चेंज इन स्टेट फंक्शन एंड दीज ऑल आर विल बी 0, है ना। ये सारे के सारे जो हो कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में मेरे भाई इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, कि जैसे सिस्टम यहां से यहां गया, यहां से यहां वापस आ गया, तो यही इनिशियल प्रेशर होगा, यही फाइनल प्रेशर होगा, तो इनिशियल फाइनल प्रेशर सेम है, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हम ये बोलेंगे कि ये कंडीशन अप्लीकेबल होगी। क्लियर है? तो ये है हमारे पास स्टेट फंक्शन। फिर अगली जो चीज आती है वो आती है भैया जी पाथ फंक्शन। ठीक है, देखो जरा कि इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको नोट नहीं करना था, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया था। देखो नेक्स्ट इज पाथ फंक्शन। देखो कि पाथ फंक्शन जो है ना वो क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये पाथ पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, कि आपने सिस्टम की स्टेट को बदला,
और सिस्टम की स्टेट को आपने कौन से पाथ के थ्रू बदला, ये उस पर डिपेंड करेंगे। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि क्वांटिटीज विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ प्रोसेस, नॉट ऑन द, ठीक है, विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ प्रोसेस, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, नॉट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, है ना, आर नॉन एज पाथ फंक्शन, ठीक है। इनको ही हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। कि पाथ फंक्शन का मतलब यह है कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि पाथ पर डिपेंड करती है, जो प्रोसेस के पाथ पर डिपेंड करती है ना, और ये इनिशियल फाइनल स्टेट से इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको याद करो पिछली क्लास में आपको प्रोसेस के बारे में समझाया था कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस होता क्या है, एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम की स्टेट को बदलते हैं। ऐसा ही है। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि तुम्हें जो वो अपने रूम से जो है वो मान लो मार्केट जाना है और इसके कई अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। मान लो गली नंबर 1 हो गया, फिर दूसरा जो है पिपराड़ी रोड, तीसरा जो है नलगढ़ रोड, अलग अलग तरीके के मैंने रास्ते बताए थे आपको, ठीक। तो अब होगा ये यहां पर, ठीक है, कि हर एक रास्ते में आप देखो कि जितना लंबा रास्ता आप चूज करोगे ना, आपका एनर्जी कंजप्शन रास्ते पर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे, ठीक है। आपको कितनी एनर्जी चाहिए जाके वापस आने में, वो चीज डिपेंड करती है आप कौन सा पाथ चूज करते हो। तो जो हीट और वर्क है ना, वो बेसिकली पाथ फंक्शन होते हैं। कि वर्क और हीट, ये वैसे तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि हीट और वर्क होते क्या है, लेकिन आप अभी के लिए मानो दोनों के दोनों एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो कौन से रास्ते में कितनी एनर्जी का कंजप्शन होगा, ये चीज डिपेंड करती है ना, कि भाई वो रास्ता कैसा है, टाइप ऑफ प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए एग्जांपल आप लिखोगे कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए वर्क, कि भाई किस प्रोसेस में कितना वर्क होगा। मान लो पिस्टन को आप 5 से 7 एटीएम पर लेके गए, तो एक बार तो जो वो आप आइसोथर्मली लेके गए, एक बार एडियाबेटिकली लेके गए, दोनों में ही जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। ऐसे ही जो है अपने पास वर्क के बाद में हीट, ये भी क्या है, एक तरीके से ये भी पाथ फंक्शन है ना। फिर जो है वो आप कहोगे हीट कैपेसिटी, हीट या हीट कैपेसिटी बोल सकते हो, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब ये भी क्या है, पाथ फंक्शन है। क्या होती है हीट कैपेसिटी, हीट वर्क, ये सारी बातें हम करेंगे। तो भैया देखो ये है अपने पास एक तरीके से पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है भैया देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो क्या होता है। हाँ तो भाई देखो जरा कि नेक्स्ट जो है अपने पास जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनमें अगला जो टर्म है ये है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है भैया। देखो जरा कि ये प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस हम किसको बोलते हैं। जैसे हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो जनरली दिमाग में बात आती है रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में होती होगी, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जाती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल रिएक्शन के केस में ये बिल्कुल सही है। इरिवर्सिबल जो है वो अपने पास रिएक्शन ऐसी होती है जो केवल एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ना। बिल्कुल भैया ये भी चीज सही है, लेकिन ये दोनों चीजें किसके लिए, रिएक्शन के लिए। कि अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो रिवर्सिबल का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है। और अगर रिएक्शन की बात कर रहे हो तो इरिवर्सिबल का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन भाई हमने यहां पर हेडिंग देखो क्या लिखा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज नॉट फॉर रिएक्शन, दिस इज फॉर प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये प्रोसेस के लिए है। और प्रोसेस का मतलब मैंने बता रखा है क्या, रास्ता, तरीका, है ना, कि सिस्टम की स्टेट को बदलने का तरीका। तो अब ये तरीका जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, ठीक है। अब थर्मो की लैंग्वेज में हम रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, ये हम दोनों जो वो एक कंपैरेटिव स्टडी से समझेंगे। देखो जरा कि रिवर्सिबल बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना। रिवर्सिबल
एक तरफ रिवर्सिबल है और एक तरफ हमारे पास है भैया इरिवर्सिबल। ठीक है, प्रोसेस यहां पर भी रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक भैया जी, देखो जरा कि ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम रिवर्सिबल को समझते हैं। आप ये मानो कि एक कंटेनर है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, और ये जो पिस्टन है यहां गैस भर रखी है मान लो, और ये जो गैस है ना, अभी गैस क्या करेगी, इस पर नीचे से प्रेशर लगाएगी, कितना, मान लो पी गैस, इसने इतना प्रेशर लगाया। मैं कहता हूं कि अगर पिस्टन स्टेशनरी फेज में है तो इधर ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है ये है पी एक्सटर्नल, और अगर पिस्टन स्टेशनरी फेज में है तो मुझे बताओ पी एक्सटर्नल और पी गैस दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यानी कि इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है कि पिस्टन अगर स्टेशनरी फेज में है तो ये कंडीशन आएगी। अब देखो क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, मान लो एक पार्टिकल लिया रेत का, सैंड पार्टिकल, ठीक है, दिस इज सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल। आपने केवल एक रेत का पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल जो है वो आपने इसके ऊपर रख दिया, यहां रख दिया मान लो पिस्टन पर, है ना। मुझे बताओ जैसे ही आप पार्टिकल रखोगे पिस्टन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, नहीं जाएगा ना। कि यार एक पार्टिकल, इतना सा पार्टिकल रखने से क्या होगा, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, पिस्टन नीचे नहीं गया, पिस्टन जहां था वहीं रहेगा। पी गैस और पी एक्सटर्नल अभी भी क्या है, बराबर है, पहले भी बराबर थे, पार्टिकल नहीं रखा तब भी बराबर थे, पार्टिकल रख दिया तब भी क्या है, बराबर है। पिस्टन नीचे नहीं गया, पिस्टन की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। एक पार्टिकल और रख दो, एलओजी एक और रख दिया, मुझे बताओ पिस्टन नीचे गया क्या, अभी पिस्टन नीचे नहीं गया, वही कंडीशन आ रही है। एक और रख दो, मुझे बताओ अभी भी पिस्टन नीचे गया क्या, नहीं गया, अभी भी वही कंडीशन है, पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या है, बराबर है। एक और रख दो, भैया पिस्टन नीचे गया क्या, नहीं गया, अभी पिस्टन वही है, वही का वही है ना, पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या है, बराबर है। भाई पार्टिकल रखते गए रखते गए रखते गए और आप रात भर लगे रहे पार्टिकल रखने के लिए, हाँ, तो आप रात भर पार्टिकल रखते गए। अब मुझे बताओ कि जब इतने लंबे टाइम तक आप लगातार एक एक पार्टिकल रख रहे हो, ठीक है, तो क्या पिस्टन की इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, स्टेट में तो डिफरेंस आएगा। इतने लंबे टाइम तक आप पार्टिकल रखोगे, एक एक पार्टिकल रखोगे, तो भैया बहुत लंबे टाइम तक आप देखोगे कि धीरे धीरे पिस्टन जो है वो अपनी स्टेट को बदलेगा। और मान लो दिस इज द न्यू स्टेट ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन की नई स्टेट आ गई, पिस्टन हमारा जो यहां पर आ गया, पहले पिस्टन था ऊपर, अब पिस्टन यहां आ गया, और बहुत सारे पार्टिकल आपने इस तरीके से यहां पर रख दिए, ये हमारे पास सैंड पार्टिकल आ गए, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब देखो कि पिस्टन को एक लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक जो है वो आप धीरे धीरे करके यहां पर नीचे लेके आ गए। मुझे बताओ आपने जब पहला पार्टिकल रखा था या पार्टिकल नहीं रखा, जब हमने कोई पार्टिकल नहीं रखा उस केस में, उस कंडीशन में यहां पर जो कौन सी कंडीशन आ रही थी, पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या थे, बराबर थे। जब आपने भाई कोई पार्टिकल नहीं रखा उस कंडीशन में ये दोनों क्या है, बराबर है। जब पहला पार्टिकल रखा तो भी दोनों बराबर, दूसरा रखा तो भी दोनों बराबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, 1000वां, जो भी पार्टिकल आप रख रहे हो, जिस टाइम पर आप पार्टिकल रख रहे हो उस टाइम पर मुझे बताओ क्या पी एक्सटर्नल और पी गैस दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल मेरे भाई, दोनों बराबर होंगे ना। उस टाइम पर जो पार्टिकल आपने रखा उस कंडीशन पर दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। और अगर दोनों बराबर है, अब देखो, तो एक बार तो पिस्टन को नीचे ले आए, अब हम करते हैं भैया इसको रिवर्स, अब हम इसको उल्टा करते हैं। तो उल्टा करने के लिए मैंने यहां से एक पार्टिकल हटा लिया, मुझे बताओ एक पार्टिकल हटाए तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा क्या, जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो एक पार्टिकल हटाने से पिस्टन ऊपर नहीं गया, ठीक है। मुझे बताओ कि यहां पर रुका हुआ था तो क्या कंडीशन आ रही थी, पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या थे, इक्वल थे, दोनों बराबर थे, ठीक है। एक पार्टिकल हटा लिया तो भी पी गैस और पी एक्सटर्नल के बराबर है। भाई मैंने एक पार्टिकल और यहां से हटा लिया तो भी पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है। एक और हटा लो तो भी पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है। एक और हटा लो तो भी दोनों बराबर है। भाई आप हटाते गए हटाते गए हटाते गए हटाते गए, वापस से रात भर लगे रहे हटाते हटाते, हाँ। लेकिन भाई मुझे बताओ कि जब बहुत लंबे टाइम तक आप पार्टिकल लगातार हटाओगे तो क्या पिस्टन की इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, है ना। तो लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल हटा रहे हो
उस कंडीशन में तो क्या कंडीशन आ रही है, पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर आ रही है। ठीक है, अब देखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको अगर आप रिवर्स कर दो तो आपको सेम वही स्टेप मिले जो कि प्रोसेस को कंडक्ट करवाने में मिले थे। कि जब आप प्रोसेस को अपोजिट करोगे ना, रिवर्स करोगे, तो आपको वही स्टेप मिलेंगे। प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के स्टेप रिपीट होंगे, सेम टू सेम वही स्टेप मिलेंगे जो कि प्रोसेस करवाने के दौरान आपको मिले थे। कि हम जब पिस्टन को नीचे लेके जा रहे थे ना, हर एक स्टेप पे आपको क्या कंडीशन मिल रही थी, पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर आ रहा था। ठीक, जब पिस्टन को नीचे लेके गए हर एक कंडीशन पे पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर थे। अब भाई पिस्टन को हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो भी पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी प्रोसेस को रिपीट करने पर आपको सेम वही स्टेप मिल रहे हैं, तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल, कि रिवर्स करने पर अगर सेम स्टेप जो वो रिवाइज होते हैं, है ना, तब जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब देखो इसको लिखेंगे, पहले इरिवर्सिबल को हम समझ लेते हैं। मैंने कहा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन ऐसी कि वही अपने पास कंटेनर, ठीक, ये कंटेनर है और यहां पर जो है वो हमने ये दिस इज पिस्टन, यहां पिस्टन लगा रखा है मान लो, ठीक, और नीचे से जो है यहां पर हमने गैस भर रखी है, यहां से लग रहा है पी गैस और ऊपर से क्या लगेगा, पी एक्सटर्नल। मैं ये कहता हूं कि अभी मान लो कि पिस्टन जो है वो स्टेशनरी स्टेट में है, पिस्टन रुका हुआ है, और पिस्टन अगर रुका हुआ है तो क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन आएगा पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। ये हमारे पास रिलेशन आएगा कि पी गैस, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और भाई ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल होंगे तो हम ये बोलेंगे कि अभी पिस्टन स्टेशनरी स्टेट में है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, एक एम मास का एक ब्लॉक लिया जिसका मास कितना है, एम, ठीक, एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक लेके अचानक से इस पर धर दिया और रख दिया। ठीक है, कि भाई ब्लॉक लिया, जैसे ऐसी कंडीशन, पहले पिस्टन यहां पर था, अब पिस्टन यहां था, ये ब्लॉक है मेरे पास और इसको अचानक से इस पर रख दिया। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक को इस पर रखोगे पिस्टन कहां जाएगा, अचानक से ये कंडीशन आएगी ना, है ना, तो ये कंडीशन आएगी, पिस्टन अचानक से कहां चला गया, नीचे चला गया। और पिस्टन अचानक से नीचे चला गया तो पिस्टन की कंडीशन, नई जो सिचुएशन है, पिस्टन की नई जो पोजीशन है विल बी लाइक दिस। ये पिस्टन की हमारे पास नई कंडीशन है या नई पोजीशन है और ये है एम मास का अपने पास ब्लॉक। ठीक है, ये कंडीशन आ गई पिस्टन की। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, कि मुझे ये बताओ पिस्टन यहां पर आके क्या हो गया, रुक गया। पहले यहां रुका हुआ था, अब यहां पर आके रुक गया। तो अगर यहां पर आके रुक गया और मान लो नया प्रेशर जो है ना वो हमारे पास हो गया यहां पर, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, इसको पी गैस डैश बोल देता हूं और पी एक्सटर्नल डैश बोल देता हूं। अगर यहां पर आके प्रेशर रुक गया या पिस्टन रुक गया तो भैया यहां पर भी प्रेशर बराबर होगा ना। पिस्टन अगर स्टेशनरी फेज में है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और फोर्स इज इक्वल टू, हम बोलते हैं प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया तो कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो भाई पहले भी हम देख रहे थे कि प्रेशर दोनों तरफ बराबर था, अब जो है वो यहां पर भी प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, भले ही प्रेशर की वैल्यूज क्या हो गई, अलग अलग हो गई। लेकिन मुझे बताओ कि जब पिस्टन नीचे आ रहा है उस दौरान प्रेशर बराबर है क्या, उस दौरान प्रेशर बराबर नहीं है। कि भाई जब पिस्टन नीचे आ रहा है ना, मान लो पिस्टन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कौन सा ज्यादा होगा, उस कंडीशन में पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी गैस। कि जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है ना तो हम बोलेंगे कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है, किससे, पी गैस से। ठीक है, तभी पिस्टन नीचे आ सकता है। यानी जब प्रोसेस हो रहा है ना कि पिस्टन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जब प्रोसेस हो रहा है उस कंडीशन में पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी गैस से। चलो ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करूंगा कि भाई ये पिस्टन यहां था, नीचे था, ये ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने हटा लिया। जैसे ब्लॉक हटाया पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, अचानक से ऊपर जाएगा। और भाई अचानक से ऊपर जाएगा, पहले यहां रुका हुआ है, पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है, अब ऊपर जाके रुक गया तो पी गैस पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया। लेकिन मुझे बताओ रिवर्स किया तो रिवर्स करने पर पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इन दोनों में से ज्यादा कौन हो जाएगा, कौन सा ज्यादा होगा, इन दोनों में से। अब मैं बोलूंगा कि पी गैस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो पी गैस ज्यादा है, जब पिस्टन नीचे आएगा तो पी एक्सटर्नल ज्यादा है। मुझे बताओ कि अगर आपने इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स करने पर क्या सेम स्टेप मिल रहे हैं क्या,
क्या नीचे जाते टाइम पर तो पी एक्सटर्नल ज्यादा था, ऊपर जाते टाइम पर पी गैस ज्यादा है, तो सेम स्टेप का जो है वो रिपीटेशन नहीं हुआ, स्टेप चेंज हो गया। तो भैया इस तरीके का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यहां पर प्रोसेस है, ये रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन में मतलब अलग होगा, थर्मो की लैंग्वेज में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अलग होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब तो यह होता है कि जब आप अगर प्रोसेस को इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपको सेम स्टेप जो है वो रिपीट मिलेंगे, सेम टू सेम स्टेप रिपीट होंगे। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोसेस को इन्वर्स करोगे तो आपको सेम टू सेम स्टेप रिपीट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, स्टेप जो है बदल जाएंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ए प्रोसेस इज रिवर्सिबल when if process is reversed, then it repeats same steps as इनिशियल। ठीक है, तो भैया एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब बोलेंगे जब ये इनिशियल के जैसे सेम स्टेप रिपीट करेगा। कब? जब इसको रिवर्स करे। ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा कि ए प्रोसेस इज इरिवर्सिबल when it does not repeats same steps as initial when process is reversed। ठीक है, तो भैया जब प्रोसेस रिवर्स हो गया ना तो सेम स्टेप आपको नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको सेम स्टेप मिलेंगे। ये डायग्राम जो है वो दोनों आपको बनाने हैं। फिर एक चीज और ध्यान में रखना कि यहां पर मुझे बताओ डीपी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि भाई एक पार्टिकल रखने से जब चेंज इन प्रेशर है ना इतना ज्यादा कोई नहीं होगा। एक पार्टिकल रखा तो मुझे बताओ प्रेशर कोई बहुत ज्यादा चेंज हो गया क्या? ड्रेस्टिकली चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता तब तो पिस्टन नीचे आ ही जाता ना। लेकिन एक पार्टिकल रखने से प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पिस्टन की पोजीशन में ज्यादा अंतर नहीं आया। यहां पर जो डीपी की वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक ठाक डिफरेंस होगा डीपी और 0 में। 0 से बहुत ज्यादा होगा, इसलिए पिस्टन जो क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक एक बात। फिर देखो जरा कि इनमें जो है वो हमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी टॉपिक है भैया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, अब देखना कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ना इसी पर वो आपको ध्यान में रखना है। मुझे बताओ कि ये जो प्रोसेस है आपने एक एक पार्टिकल रखा, मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आपने एक एक पार्टिकल रखा, एक एक पार्टिकल रख के आप पिस्टन को नीचे लेके जाओगे, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो, है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी आप एक एक पार्टिकल रख के नीचे लेके जाओगे, मुझे बताओ पिस्टन कितने स्टेप में नीचे आएगा? इनफाइनाइट स्टेप में नीचे आएगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आप ये बोलो, आप ये मान सकते हो कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा, है ना। तो दिस या यूं कहो कि ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस विल completes in इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट जो है वो आप ये मान के चलो कभी कंप्लीट नहीं होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये आप ये बोल सकते हो कि कुछ स्टेप में पूरा हो जाएगा, हो सकता है एक स्टेप में हो जाए, 2 3, मतलब नंबर ऑफ काउंटेबल स्टेप में ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा दिस प्रोसेस विल कंप्लीट्स इन फाइनाइट स्टेप्स।
ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है वो फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। फिर आप देखो अगला पॉइंट ऐसा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप देखो इनफाइनाइट स्टेप में पूरा होता है तो ये बहुत ही स्लो हो गया ना प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया है ना। तो दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्वासी स्टैटिक भी बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये इसके लिए एक वर्ड है, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होता है। ये जो है ना ये फास्ट होता है, दिस इज फास्ट प्रोसेस, ठीक है। ये जो है वो फास्ट होता है, जो इरिवर्सिबल होता है वो फास्ट होता है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में जो है ये लैंग्वेज काम में लेता है कि एक गैस को जो स्लोली कंप्रेस किया, इसका मतलब रिवर्सिबली उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। एक गैस जो है वो फास्टली क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। इस तरीके से जो क्वेश्चन में ये वर्डिंग काम में आएगी, स्लोली और फास्टली। तो ध्यान रखना, स्लो प्रोसेस मींस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और फास्ट प्रोसेस मींस द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। क्लियर है बात। फिर देखो कि जो अपने पास रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इसमें हम बोलेंगे कि इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इन thermodynamic equilibrium, will be in thermodynamic equilibrium in each step, ठीक है, in each step। तो भैया देखो इस प्रोसेस में हम ये बोलेंगे कि हर एक स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये अभी हम आगे समझेंगे। आप ये मान के चलो, एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं। आपने जब पहला पार्टिकल रखा था तब भी पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर थे, इक्विलिब्रियम था। आपने जब चौथा पार्टिकल रखा तब भी पी गैस पी एक्सटर्नल दोनों बराबर थे, इक्विलिब्रियम था। आप जब 1000वां पार्टिकल रख रहे हो तो भी दोनों बराबर है। आप चाहे जो कोई भी पार्टिकल रखो, चाहे पार्टिकल हटाओ, हर एक कंडीशन में हम ये जान रहे हैं, हमें पता है कि दोनों जो है वो पी एक्सटर्नल पी गैस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो भैया हम बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हर एक कंडीशन पर इक्विलिब्रियम है। ये होता है किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। जबकि यहां पर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सिस्टम एंड सराउंडिंग will be in equilibrium in only initial and final state, ठीक है, will be in equilibrium in only initial and final state। तो भैया यहां पर क्या होता है ना कि दोनों में इक्विलिब्रियम तो होता है, लेकिन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, इनिशियली हमें पता है पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर है। जब ये प्रोसेस हो रहा है, अचानक से पिस्टन नीचे गया तो पी एक्सटर्नल सॉरी, ठीक है, जब ये नीचे गया तो पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों बराबर नहीं है, और यहां पर आके पिस्टन रुक गया तो वापस से दोनों क्या हो गए, बराबर, ठीक है। तो यहां पर केवल इनिशियल और फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम होता है, बाकी जो है वो बीच में जब पिस्टन नीचे जा रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास है। इसके अलावा देखो एक दो पॉइंट और ध्यान में रखने हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो एक तो होता है ड्राइव फोर्स, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं मोटिव फोर्स। दूसरा होता है एक अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो ड्राइव फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम बोलेंगे कि इन दिस प्रोसेस ड्राइव फोर्स, द वैल्यू ऑफ ड्राइव, या इसको मोटिव फोर्स भी बोलते हैं, मोटिव फोर्स,
ठीक है, विल बी नियरली इक्वल टू अपोजिट फोर्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमने देखो ड्राइव फोर्स तो एक ऐसा फोर्स, जैसे मान लो ये पिस्टन था, एक पार्टिकल आपने रेत का रखा, वह रेत का पार्टिकल रख के आपका पर्पस क्या है, आप पिस्टन को नीचे लेके जाना चाहते हो, तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए आपने रेत का एक पार्टिकल रखा, लेकिन रेत का एक पार्टिकल जो है ना, उसकी वजह से पिस्टन नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि भैया जितना फोर्स आपने लगाया लगभग उतना ही फोर्स नीचे से लग गया। तो ये वाला जो फोर्स है जो पिस्टन को नीचे लेके जाना चाहता है, इसको तो हम बोलते हैं ड्राइव फोर्स। ठीक है, और जो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, जो इसको नीचे जाने से रोक रहा है, या जो फोर्स नीचे से लग रहा है जो इसको नीचे जाने से रोक रहा है, उसको बोलते हैं अपोजिट फोर्स। तो हुआ यह है, यहां पर ड्राइव फोर्स और अपोजिट फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। आप ये कहो कि थोड़ा सा स्लाइटली ड्राइव फोर्स ज्यादा है, बहुत ही कम, न के बराबर। तो इसलिए जो पिस्टन नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि जितना प्रेशर पार्टिकल से लगा है ना, एक पार्टिकल रखा, जितना फोर्स यहां से लगा उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है, तो इसलिए पिस्टन नीचे नहीं गया। तो यहां पर दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें? रिवर्सिबल में। ठीक है, जबकि इरिवर्सिबल में हम बोलेंगे इन दिस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ ड्राइव फोर्स will be much greater than opposite force। ठीक है, कि भाई जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसमें हम बोलेंगे ड्राइव फोर्स की वैल्यू जो है ना वो अपोजिट फोर्स से ज्यादा होती है, ठीक ठाक ज्यादा होती है। अगर आपने ब्लॉक रखा है तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पिस्टन को नीचे लेके जाना, तो ब्लॉक रखते ही पिस्टन जो है वो कहां चला गया? नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये ड्राइव फोर्स जो है वो ज्यादा है। अब यहां से आप ब्लॉक हटा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है पिस्टन को ऊपर लेके आना, तो अब ड्राइव फोर्स किधर से लगेगा? नीचे से लगेगा। दिस इज ड्राइव फोर्स। तो यहां पर ड्राइव फोर्स जो है ना वो अपोजिंग फोर्स से क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां पर जो है वो क्या होता है? ड्राइव फोर्स अपोजिंग फोर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है बात? फिर देखना जरा, इन दिस प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन दिस प्रोसेस P external will not constant। ठीक है कि भाई यहां पर P external जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम लगातार एक एक पार्टिकल इसके ऊपर रखते जा रहे हैं, और लगातार एक एक पार्टिकल रख रहे हो तो यहां पर P external कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। P external लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर P external जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जबकि भाई यहां पर मैं बोलूंगा कि इन दिस प्रोसेस P external will be constant। तो यहां पर P external क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसे? कि भाई आपने जो है ना एक बार यहां पर जो ब्लॉक रख दिया, अब जो है वो ब्लॉक रख दिया, और जब तक कि फोर्स एक बार बैलेंस नहीं हुआ तब तक तो ब्लॉक नीचे जाएगा, और यहां पर जाने के बाद जो वो आप देखो कि फोर्स बैलेंस होते ही जो है प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ये ब्लॉक का जो प्रेशर है वो लगातार चेंज थोड़ी ना हो रहा है। आपने एक बार ब्लॉक रख दिया, मान लो दो बार रख दिया, लगातार जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक तो आपने जो है वो एक तरीके से प्रेशर चेंज नहीं किया ना। एक बार रख दिया, काम खत्म। तो यहां पर जो है वो प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में आपको वर्डिंग मिलेगी, है ना, कि जो है वो P external इज कांस्टेंट, या फिर जो है यू कहो कि जो है P external इज नॉट कांस्टेंट, ए वेरी स्लो प्रोसेस, ए वेरी फास्ट प्रोसेस, इस तरह की वर्डिंग आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो जब इस तरह की वर्डिंग मिले तो ये बेसिकली जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अब देखना जरा कि ये तो हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से देखो, इन दोनों के नाम के आगे क्या लगा है? इन दोनों के नाम के आगे लगा है भैया प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस का मतलब हमारे पास होता है एक रास्ता, एक तरीका, और उस रास्ते से हम क्या करते हैं? सिस्टम की स्टेट को बदलते हैं। ये तो प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताओ पहले कितने रास्ते बताए थे? मैंने आपको 5 रास्ते बताए थे। कौन कौन से बताए थे? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक। ठीक है, अब हर एक रास्ता आप देखो 2 तरीके से हो सकता है। कि मान लो आप पिस्टन को यहां से यहां लेके गए, ठीक है, ये पिस्टन था, मान लो पहले प्रेशर था कितना? 5 atm,
अब मान लो आपने इसको इंक्रीज करके आप प्रेशर जो है वो आपने कर दिया कितना 7 एटीएम, ठीक। तो पिस्टन को आप यहां से यहां लेके गए, 5 से 7 एटीएम आपने क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया। अब इस कंडीशन को आपने आइसोथर्मली मान लो कंडक्ट करवाया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया इस दौरान। आइसोथर्मली प्रोसेस से आपने जो पिस्टन की स्टेट को या सिस्टम की स्टेट को क्या कर दिया, बदल दिया। अब ये काम दो तरीके से कर सकते हो, या तो पिस्टन को एकदम स्लोली आइसोथर्मली नीचे लेके जाओ, कि आपने बहुत ही स्लोली पिस्टन को नीचे लेके गए और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रेशर 5 से 7 हो गया, तो ये हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल। एक अचानक से आप टेम्परेचर को चेंज मत करो या टेम्परेचर चेंज मत होने दो, अचानक से पिस्टन को नीचे लेके जाओ, प्रेशर 5 से 7 कर दो, ये हो जाएगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। तो आप देखो जरा कि हर एक प्रोसेस जो हो कितने तरीके का हो गया, दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया रिवर्सिबल, एक हो गया इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल कितने प्रोसेस आ गए, 10 प्रोसेस आ गई। आप ये मान के चलो टोटल हमारे पास 10 तरीके के प्रोसेस है, क्योंकि हर एक प्रोसेस दो तरीके का हो गया। 5 प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक। 5 प्रोसेस हर एक दो तरीके से, या तो स्लोली होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा, या फिर बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो इसी के बेसिस पर हर एक प्रोसेस दो तरीके का हो जाएगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और यहां पर हमें जो है वो हर एक प्रोसेस में देखो, थर्मो का सबसे जरूरी टॉपिक होता है वर्क कैलकुलेशन, कि हर एक प्रोसेस में आपको वर्क कैलकुलेट करवाता है। और 10 प्रोसेस हो गए हमारे पास, तो 10 प्रोसेस में आपको वर्क कैलकुलेट करवाएगा। टेंशन नहीं लेना है, ज्यादातर उनमें से क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो वो भी हम पढ़ लेंगे कि किस प्रोसेस में वर्क कितना आता है। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से भाई आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बाद में, देखो जी यहां पर एक वर्ड आया था अभी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो पहले हम उसी को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिएगा क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। अब वैसे तो हमने अभी इक्विलिब्रियम हम पढ़ के आए हैं, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नई चीज है। देखो क्या होती है, पहले मैं इसको लिख देता हूं कि एनी सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium when, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम is in मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। देखो कि किसी सिस्टम को हम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम तब बोलते हैं जब सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो यहां पर मैं बोलूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जैसे अभी पिस्टन था हमारे पास, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब पिस्टन शुड बी इन स्टेशनरी स्टेट, पिस्टन स्टेशनरी हो जाना चाहिए। और अगर स्टेशनरी है तो नीचे से लगने वाला प्रेशर और ऊपर से लगने वाला प्रेशर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस केस में डेल्टा पी कितना, 0। यानी कि अगर पिस्टन नीचे जा रहा है या पिस्टन ऊपर आ रहा है, इस दौरान मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं जब दोनों तरफ का जो फोर्स है या दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दिस कंडीशन इज नॉन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, ये तीनों कंडीशन, 3 कंडीशन है, तीनों एक साथ होनी चाहिए। दूसरा, सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई डेल्टा टी शुड बी 0। कहने का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि सिस्टम ना तो हीट रिलीज करेगा ना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा, दोनों तरफ टेम्परेचर अगर बराबर होगा तो दिस इज नॉन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक। तो डेल्टा टी 0 होना चाहिए। तीसरा, देयर शुड बी
देयर शुड बी नो नेट रिएक्शन, ठीक है। या इसको मैं यूं बोल देता हूं कि भाई सिस्टम इज इन, या सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही होना चाहिए, मतलब डेल्टा आर इक्वल टू 0, यानी आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। डेल्टा आर का मतलब है कोई रेट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कि मान लो किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रही है, अब रिएक्शन हो रही है तो भैया धीरे धीरे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा और धीरे धीरे जो है वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी। तो हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे जब पहली बात तो दोनों तरफ, मान लो ऐसी कंडीशन है ना, ऐसी कंडीशन है, यहां एक रिएक्शन हो रही है, ए गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2B, ये रिएक्शन है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी पहले धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन का आ जाएगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे गैस जो वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो दोनों तरफ का प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो यहां पर जो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाए तो हम बोलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां पर कोई नेट रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन विल अकर्स, ठीक है। तो भैया इस केस में कोई नेट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। क्या नेट रिएक्शन जो है वो 0 हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि आर फॉरवर्ड जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला हो उतना ही प्रोडक्ट वापस से किस में बदल जाएगा? रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो भैया ये है थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम आते हैं, बहुत ही जरूरी पोर्शन है चैप्टर का, और पोर्शन है भैया हीट एंड वर्क, या वर्क एंड हीट। देखो क्या होते हैं दोनों, कि बचपन से जो सुनते आए हैं कि वर्क वर्क वर्क, ये वर्क होता क्या है इसको हम समझते हैं, देखिएगा। हाँ तो भैया देखो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वर्क एंड हीट, या यू कहो हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, ठीक है। देखो कि आप ये मान के चलो कि हीट और वर्क है ना इस चैप्टर के सबसे जरूरी पोर्शन है। और वर्क से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्क कैलकुलेट करो, है ना, इस तरीके का। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने कहा था कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पीएच का, कि इसमें ये मिला दिया, पीएच कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पिस्टन को यहाँ से यहाँ भेज दिया या कंप्रेस कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, वर्क कैलकुलेट करो, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो पहले तो आप समझो कि हीट और वर्क है क्या, है ना। आप ये मानो कि मैंने तुम्हें ये कहा कि जैसे तुम्हें सीकर से मान लो जयपुर जाना है, ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हें जो है वो कवर करनी है सीकर से जयपुर की। अब सीकर से जयपुर जाने के तुम्हारे पास कितने साधन है, ठीक है, कितने एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के कितने मीडियम है। तो आप देखो कि आप जा सकते हो बाई बस, ठीक है, आप बाई ट्रेन जा सकते हो, ठीक है, सीकर से जयपुर। और भी जो वो कोई महारथी है, मान लो किसने कहा मैं बाई कार जाऊंगा, खुद की कार लेके जाऊंगा, है ना। तो जैसे मान लो 3 तरीके हैं सीकर से जयपुर जाने के, 3 तरीके हैं। आपको सीकर से जयपुर जाना 3 तरीके से जो जा सकते हो। अब ऐसे ही मैं आपको पूछूं कि भाई आपको एक एनर्जी को दूसरे तरीके से, या एक आपको एनर्जी को जो वो ट्रांसफर करना है, मान लो एनर्जी को यहां से सामने तक ट्रांसफर करना है, मान लो, ठीक है, या एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना है, या एनर्जी का एक्सचेंज करना है। तो एनर्जी का एक्सचेंज करने के लिए कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन है, आप कितने तरीके से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहां पर हम बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है 2, कि या तो एनर्जी का एक्सचेंज हम करेंगे हीट के फॉर्म में, या फिर एनर्जी का एक्सचेंज हम करेंगे वर्क के फॉर्म में। कि जैसे हम ये बोलते हैं कि आप सोचो कि आपने जब पहली बार वर्क का नाम सुना होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है, अभी तो आपने काफ़ी बार इसको रटा भी होगा कि वर्क क्या है, ठीक है। जैसे बार बार जो वर्क आता है आपके फिजिक्स में, जो वो खूब जो है वो वर्क पूछा जाता है, कि जैसे कोई बल्ब जल रहा है आपको पूछेगा वर्क कैलकुलेट करो, पंखा चल रहा है वर्क कैलकुलेट करो, आपको बोल दिया कि कोई जो है वो यूनिट चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ पर जो है लेके आ गए, वर्क कैलकुलेट करो। जैसे कोई मोटर चल रही है, आपको बोल दिया वर्क कैलकुलेट करो। ये जो है वो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, आपको पूछ लिया वर्क कैलकुलेट करो। तो ये वर्क जो है वो है क्या, है ना, कि इतने सारे तरीके के अलग अलग टाइप के वर्क है, वो कभी मतलब समझ नहीं आया कि वर्क वास्तव में क्या होता है, ठीक है।
अब जैसे आप सोचो कि पहली बार जब आपने सोचा था, पहली बार आपने वर्क का नाम सुना था, कि दिमाग में क्या आया था कि यार वर्क क्या है? मैं तो जब छोटा था तो जब पहली बार जो क्लास में कभी वर्क आया था तो ये था यार वर्क होता क्या है? काम करना, कि घर पे जो वो मम्मी खाना बनाती है, जो बोलती है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, वर्क है, ठीक है। पोछा लगाना, क्या ये वर्क है? झाड़ू लगाना, क्या ये वर्क है? बर्तन मांजना, क्या ये वर्क है? ठीक है, क्या इन सबको हम वर्क बोल सकते हैं? बिल्कुल भाई, ये सब जो है वर्क में ही आते हैं, ये सब वर्क है। कैसे? क्या आप ये मानो कि वर्क क्या है? वर्क और हीट ये दोनों जो है ना, एक तरीके से मैंने कहा ना कि आपको एनर्जी को ट्रांसफर करना है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को भेजना है या एनर्जी एक्सचेंज करनी है, तो किस फॉर्म में करोगे? दो तरीके हैं हमारे पास, कि या तो आप एनर्जी को एक्सचेंज करोगे हीट के फॉर्म में, या फिर आप एनर्जी को एक्सचेंज करोगे वर्क के फॉर्म में। कि जैसे सीकर से जयपुर जाने के कितने तरीके? 3 तरीके हैं। आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, गाड़ी से जा सकते हो। ठीक ऐसे ही हम बोलेंगे कि एनर्जी को अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो, तो इसके कितने तरीके हैं? 2 ऑप्शन है हमारे पास, कि आप कहोगे सर या तो आप वर्क के फॉर्म में कर दो या फिर आप हीट के फॉर्म में कर दो। ठीक है, तो पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर मैं वापस से एक बार वर्क पाऊंगा। तो हीट एंड वर्क, तो मैं बोलूंगा दीज आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो है वो और कुछ नहीं है, जबकि एनर्जी ट्रांसफर करने के मोड है या फिर एनर्जी को एक्सचेंज करने के तरीके हैं। अब एनर्जी को जो है वो एनर्जी के फॉर्म में ही आप एक्सचेंज करोगे, तो बेसिकली जो है आप बोल सकते हो हीट और वर्क दोनों के दोनों जो है वो एक एनर्जी ही है, कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसफर करें, किस फॉर्म में करें? या तो वर्क के फॉर्म में कर दें या फिर हीट के फॉर्म में कर दें। अब देखो जरा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हीट की, ठीक है, हीट। अब ये हीट क्या है? तो हीट में हम बोलते हैं कि भाई हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर तब होगा, या हीट के फॉर्म में एनर्जी का एक्सचेंज तब होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो किसके फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, then energy will be transferred या will be exchanged in form of heat। ठीक है, कि भाई हम यहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर तब करेंगे जब जो है वो आप बोलोगे कि दोनों के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस हो। जैसे मान लो कि एक गर्म चाय का कप है हमारे पास यहां पर, ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर मान लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाय का टेम्परेचर 90 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो अब क्या होगा कि ये ज्यादा टेम्परेचर पर है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसकी हीट कंटेंट ज्यादा है, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी जो भी एक्स्ट्रा हीट होगी वो किधर रिलीज करेगा? सराउंडिंग में रिलीज करेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे इसका टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर पर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा एरिया है ना। तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा, हम बोलेंगे इसका बढ़ेगा, और धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया यहां जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो किसके फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा। तो हम ये बोलेंगे कि दुनिया में जब जब एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है तो वो किसके फॉर्म में होगा? वो हीट के फॉर्म में होगा। जहां कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, एनर्जी का लेन देन टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, तो वो किसके फॉर्म में होगा? वो हीट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये तो होता है हीट। ठीक है, दूसरा हमारे पास है भैया जी वर्क। अब देखो क्या सेकंड इज वर्क। तो व्हाट इज वर्क? मैंने कहा ना कि वर्क और हीट दोनों के दोनों क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करने के एक तरीके से मीडियम है, एक मोड है, दोनों से हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर तब होती है जब दो चीजों के टेम्परेचर में डिफरेंस हो। भैया जी टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ दो, बाकी दुनिया में किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो क्या है? वर्क है। कि भाई आप जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ दो, टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी फॉर्म में जो वो अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वही क्या है? वर्क है। कि जैसे मान लो कि खाना बना रहे हैं हम, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, वर्क हो रहा है।
बर्तन मांज रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क हो रहा है। झाड़ू लगा रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क हो रहा है। पोछा लगा रहा हूं मैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क हो रहा है। पंखा चल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क हो रहा है। बल्ब जल रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वर्क हो रहा है। आपने एक चार्ज को यहां से यहां पर ट्रांसफर किया, एनर्जी ट्रांसफर हुई, वर्क हुआ। ठीक है, तो भाई ध्यान में रखना कि दुनिया में हीट के अलावा या यूं कहो कि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर किसी भी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो ही क्या है, वर्क है। ठीक है, तो वर्क और कुछ नहीं है बल्कि एनर्जी है। और वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर कब होगी कि जब हीट के अलावा जो है वो बाकी किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही तो वर्क है। तो बोल देता हूं वर्क इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर rather than any other form except heat or temperature difference। ठीक है, तो भैया देखो जरा कि आपको यह ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस को छोड़ दो या फिर जो है वो आप हीट को छोड़ दो, बाकी दुनिया में किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना तो वो क्या है, वर्क। तो ये दो हमारे पास बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स में बार बार काम में आती है, क्योंकि पूरा चैप्टर हीट और वर्क पर ही बेस्ड है, एनर्जी पर बेस्ड है ना। और एनर्जी को ट्रांसफर या एक्सचेंज करने के दो तरीके, हीट और वर्क। तो पूरे चैप्टर में यही चलता है, हीट और वर्क ही चलता है। ठीक है, अब आप देखो कि आपको यह ध्यान में रखना है कि वर्क और हीट ये दोनों के दोनों जो है ना एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसमिट करने के मतलब एक तरीके से एनर्जी है, और हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान में यह रखना है कि वर्क को आप 100% एफिशिएंसी के साथ हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को अगेन आप 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आप जो वर्क को तो 100% एफिशिएंसी के साथ हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट अगेन वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 100% एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में हमेशा रिलीज हो ही जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट विथ 100% एफिशिएंसी, but heat cannot be converted into work with 100% efficiency। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट और है कि हम हीट को वर्क में 100% एफिशिएंसी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में हमेशा रिलीज हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखना कि एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। देखिएगा कि एक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, और बहुत ही जरूरी टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेनली डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस जो है वो इसी साइन कन्वेंशन में ही आता है। ठीक है, देखना ठीक है, देखिएगा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर हीट, कि हीट के लिए जो है वो हम साइन कन्वेंशन क्या काम में लेते हैं, है ना। भाई देखो कि ये सिस्टम है। ठीक है, तो ध्यान में रखना अगर कभी सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पर भी सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है, मैं इसको ये लिखूंगा हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। अब देखना कि सिस्टम अगर हीट रिलीज करेगा तो सिस्टम की खुद की एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी, और सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो हम इसको जो है वो नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे, विल बी नेगेटिव। कि कहीं पर भी अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, आपको जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो नेगेटिव वैल्यू रख के बाद में कैलकुलेशन करनी है। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम विल बी नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, क्या सिस्टम से आप जो हीट लोगे, आपने सिस्टम से हीट ले ली
तो जो भी हीट आपने सिस्टम से ली है वो नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ठीक है, कि भाई अगर सिस्टम ने कहीं पर हीट एब्जॉर्ब करी है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो सिस्टम की खुद की एनर्जी बढ़ गई, तो यहां पर जो इसको आप लोगे कैसा, पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम विल बी पॉजिटिव एंड हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम विल बी नेगेटिव। और यहां पर जो है ना आपको यह ध्यान में रखना है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हीट गिवन टू सिस्टम, गिवन टू सिस्टम, एक ही बात है। चलो ठीक है, ये तो है हीट का साइन कन्वेंशन, आसान सा है। दूसरा जो है वो है फॉर वर्क। तो वर्क के लिए साइन कन्वेंशन क्या है भैया, देखो जरा, यहीं पर वर्क के साइन कन्वेंशन में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस आता है। पहले हम बात कर लेते हैं भैया जी केमिस्ट्री में। देखो जरा, सिस्टम है ना, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है, कि भाई वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब है आपने सिस्टम पर वर्क किया है, सिस्टम पर वर्क करके सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करी है, सिस्टम को एनर्जी दी है, और इस केस में सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो है वो आपको लेना होता है कैसा, पॉजिटिव, ठीक। दूसरा होता है अपने पास वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, यानी सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, एनर्जी में कमी आएगी, तो ये होगा कैसा, नेगेटिव, ठीक है भैया। वर्क डन ऑन सिस्टम, ये कंप्रेशन वर्क भी हो सकता है, कंप्रेशन वर्क, कि मैंने आपको कहा ना ज्यादातर केस में हमारे पास जो क्या होगा, एक गैस होगी, पिस्टन लगा होगा, और आप अगर पिस्टन को नीचे कर रहे हो तो दिस इज वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है। और भैया वर्क डन बाय सिस्टम, ये एक्सपेंशन वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क, ठीक है, कि अगर मान लो गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, पिस्टन ऊपर आ रहा है, तो एक्सपेंशन वर्क हो गया। तो ये जो है वो आपको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि कंप्रेशन वर्क में सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और एक्सपेंशन वर्क में सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो बढ़ती है तो आपको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, घटती है एनर्जी तो आपको एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यही काम फिजिक्स में उल्टा होता है। फिजिक्स में जो है ना हम बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, क्योंकि फिजिक्स में रेफरेंस सिस्टम का अंतर आता है, रेफरेंस सिस्टम चेंज हो जाता है। यहां हम सिस्टम की एनर्जी की बात करें कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव, सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल से मान लो ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, और गाड़ी में जो है वो मान लो तुम बैठे हो या मैं बैठा हूं गाड़ी में, ठीक है, और तुम जो है बाहर रोड पर खड़े हो, ठीक, गाड़ी चल रही है। अब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें यह लगेगा कि गाड़ी चल रही है और आप खुद रेस्ट में हो, और मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे यह लगेगा कि यार मैं तो रेस्ट में हूं लेकिन तुम चल रहे हो। तो बस देखने का फर्क है कि आप किस तरफ से देखते हो। कहने का मतलब रेफरेंस सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन चेंज हो गई। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं ना, फिजिक्स में ऐसा है कि केमिस्ट्री में तो तुम यहां पर बैठे हो, ठीक है, कि आपने सिस्टम को एनर्जी दी, एनर्जी इसकी बढ़ गई, पॉजिटिव, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी, इसकी खुद की एनर्जी कम हो गई, नेगेटिव। और भैया फिजिक्स में जो है ना ये सिस्टम है और तुम यहां पर बैठे हो, ठीक है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम। तो भैया देखो जरा कि आप सिस्टम पर वर्क करोगे, सिस्टम को तो एनर्जी दे दी, लेकिन मुझे बताओ इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो गई। तो हम फिजिक्स में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये हम कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव। और भैया वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, तो आप तो बाहर हो, तो आप देखो सिस्टम ने वर्क किया है, सराउंडिंग को एनर्जी दे दी, सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हम यहां पर फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये डिफरेंस आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी आप तो जब भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो आप इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक। तो भैया ये है अपने पास लेक्चर नंबर 3, और उम्मीद करते हैं किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहा होगा। फिर भी कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और भैया देखो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने इसमें बोला भी था, क्योंकि थर्मो जो है बहुत ही बारीकियों का चैप्टर है ना, हर एक लाइन का अपने आप में एक मीनिंग होता है। तो एनसीईआरटी भी आप साथ में डिस्कस कर लेना, साथ में पढ़ते रहो उसको भी, है ना। और कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी कैसा भी, वो मेरे को भेज दो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की।
तो यहाँ से जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को खूब शेयर करो, बोलना पड़ता है आजकल, क्या करें, ज़माना ही ऐसा है। आप अपने आप तो करते नहीं हो यार, कर दिया करो यार, प्लीज़ कर दिया करो, है ना। और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब तुम कर लेना, बाद में तुम्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। तो यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।